हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के सामाजिक अध्ययन पढ़ने वाले बच्चों, आपका ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी के अध्याय नंबर 10 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विनिर्माण उद्योग पार्ट नंबर 3। इसमें हम कर रहे थे अभ्यास के कुछ प्रश्न, और कल वाली वीडियो में हमने इसके अभ्यास के प्रश्न किए थे। आज हम इसके को शेष जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आपसे। आपने चैप्टर पढ़ा है, काफी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आज फिर उनकी दोहराई करते हैं। चलते हैं तो फिर आज के पाठ पर। सबसे पहला है इस्पात उद्योग की समस्याएं। कि इस्पात है, उद्योग है, इसकी समस्याएं क्या क्या है, ये प्रश्न है। तो इस्पात उद्योग की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जो उच्च लागत है वो बहुत ज्यादा आती है। इस्पात का कारखाना बहुत बड़ा होता है और ज्यादा पूंजी की निवेश की जरूरत करनी पड़ती है और लागत काफी आती है इसकी। इस्पात के कारखाना हर पूंजीपति के बस की बात नहीं होती। काफी लंबे चौड़े पूंजी और काफी लंबे चौड़े एरिया में और काफी निवेश के बाद इस उद्योग का प्रारंभ किया जा सकता है। नंबर 2, कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। देखिए, सबसे दूसरी बात ये आती है कि जो इस्पात का कारखाना है इसके सामने ये समस्या आती है कि जो कोयला है वो उच्च कुकिंग का नहीं होता, अर्थात जलने में बढ़िया नहीं। अच्छा ये कहे कि घटिया क्वालिटी का कोयला उपलब्ध है भारत में, उच्च क्वालिटी का कोयला बहुत कम मिलता है। और दूसरा जो कोयला है उसकी लागत बहुत ज्यादा पड़ती है, भारी है, वाहनों के द्वारा ढोना पड़ता है, इसलिए इसकी लागत जो कोयला उसकी लागत भी ज्यादा आती है। और दूसरा वो उच्च क्वालिटी का नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस्पात के उद्योग के सामने। तीसरी समस्या है कम श्रमिक उपलब्ध। उद्योगों में, इस्पात के उद्योग में बहुत ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। काम मजदूरों के द्वारा करवाया जाता है, भारी उद्योग है, और लेकिन इतने श्रमिक मिल नहीं पाते। ये बड़ी समस्या रहती है इसके सामने। और इसकी अगली समस्या है ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। जो ऊर्जा चाहिए इस्पात में, काफी ऊर्जा की मात्रा की जरूरत होती है, चाहे वो कच्चे या अक्षय में लोहा प्राप्त करना, या लोहे से मशीन बनानी हो, या लोहे से कुछ निर्माण करना हो, तो ऊर्जा की काफी जरूरत पड़ेगी। और ऊर्जा की पूर्ति है वो इंडिया में एक मात्र ठीक नहीं रहती है। आपूर्ति है वो घटती बढ़ती रहती है, नियमित रूप से आपूर्ति नहीं आती, इसलिए उद्योगों पर भारी लागत पड़ती है। अब ये नियमित रूप से बिजली नहीं आएगी तो वो आपके मजदूर में खाली बैठे रहेंगे और बेकारी में लागत ज्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रकार दिक्कत आती है। इसके बाद ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस्पात के उद्योग का। लेकिन भारत ने इस्पात के उद्योग के बढ़ाने के पक्ष में क्या किया है, भारत ने इस्पात के उद्योग को बढ़ाने के लिए एलपीजी नीति का प्रयोग किया। एलपीजी का मतलब लाइब्रेशन, दूसरा पी का प्राइवेटाइजेशन, और जी का ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, लाइजेशन उदारीकरण, और प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इन नीतियों को अपना करके भारत में उद्योगों को एक विशेष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किया है, ताकि वे अपना उत्पादन बना करके भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में अपना निर्यात करके अपनी स्थिति को ऊंच कर सकते हैं। इस प्रकार सरकार ने अपनी नीतियां पॉलिसियां बनाकर भी इस्पात उद्योग को काफी राहत देने का प्रयास किया है। आगे हम चलते हैं, उद्योगों के पर्यावरण को प्रभावित कैसे करते हैं, ये प्रश्न है। उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित कैसे करते हैं। पर्यावरण उद्योग पूर्ण रूप से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते नहीं कर रहे हैं। आज का जो एनवायरमेंट है वो सबसे ज्यादा हमारा उद्योगों से प्रभावित हो रहा है, और जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं वो बीमार है, ओजोन परत के नष्ट होने के कारण बढ़ रहे हैं। ओजोन परत का नष्ट होना उद्योगों से द्वारा छोड़ा गया प्रदूषण है। और आज उद्योग हमें अनेक प्रकार के प्रदूषण दे रहे हैं। यहाँ हम कर रहे हैं बात वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ये चारों के चारों प्रदूषण हमें उद्योगों से मिल रहे हैं। वायु प्रदूषण के रूप में आपने देखा है कि वायु हमारी वो शुद्ध नहीं रही है, और वायु में जो छोड़े गए धुएं के कारण बहुत से कण हैं, जो वायु हमारी प्रदूषित हो गई है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है। फैक्ट्रियों के द्वारा छोड़े गए धुएं के कारण ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो गया है, कार्बन मोनो होने के कारण जहरीली वायु हो गई है। दूसरा है जल प्रदूषण है। जो उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सारे के सारे जो उसमें जल प्रयोग किया जाता है, अपशिष्ट जल होता है, वो
तालाबों में या कुओं में या फिर नहरों नदी नालों में उसको डाला जाता है, जिससे कि पानी सारा प्रदूषित हो जाता है और सारा का सारा पानी पीने योग्य या हमारे उसके लायक नहीं रहता, खराब कर रहे हैं। इससे भी प्रदूषण फैल रहा है। तीसरा भूमि प्रदूषण है। कचरा कूड़ा करकटे भूए उद्योगों से काफी मात्रा में बाहर निकलता रहता है, ये बाहर जमीन पर बिखेर देते हैं, जिसके कारण जमीन की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है और उसके कारण भूमि का प्रदूषण फैल रहा है। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो आप उद्योगों में हर पल बहुत ज्यादा शोर शराबा खटपट की आवाज होती रहती है, आपने देखा भी है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण हो रही है और हर रोज काम करने वाले आदमी इसमें बहुत काफी मात्रा में बहरे भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि उद्योग हर प्रकार से हमारे इन्वायरमेंट को, चाहे वह ध्वनि जल प्रदूषण, हर प्रकार से हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इसके आगे फिर इस जो प्रदूषण को फैल गया, इस प्रदूषण को कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? इनको कम करने के लिए उपाय एक तो जो अपनी फैक्ट्री है उसके आसपास में हमने पौधे लगाने चाहिए। दूसरा जो जल की निकासी है, जो गंदा जल है, अपशिष्ट जल है, उसको हमें बाहर नदी नालों में नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर सरकार की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए और पुनर्चक्रण की विधि अपनाई जाए, ताकि उसी जल को हम पुनर्चक्रण करके उसमें सदुपयोग करके उसका प्रयोग किया जा सके, या उसकी ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे दूसरा पानी खराब ना हो। दूसरा जो चिमनियां हैं उसकी प्रदूषण ऐसे संयंत्र लगाने चाहिए कि पहली बात तो उससे धुआं पैदा ना हो, यदि धुआं पैदा हो तो ऊंची चिमनियां लगाई जाए और ईंधन ऐसे संयंत्र लगाए जाए जिनसे धुआं या ऐसा ईंधन प्रयोग किया जाए जिससे कम से कम धुआं पैदा हो, ताकि वायु प्रदूषण से बचा जा सके। इसके साथ जो कचरा है जो भूमि के ऊपर बिखराना नहीं चाहिए, उस कचरे को हमने दबा देना चाहिए जमीन के नीचे गिलास चढ़ा करके, या इसके लिए पुनर्चक्रण विधि अपनाई जानी चाहिए, जो सर्कल अपनाना चाहिए, जिससे कि हम उसे उस वस्तु को हम उसी वस्तु में दोबारा लेके आए जा सके, ताकि वो भूमि में कचरा के रूप में ना बिखरे और जिसके कारण वहां पर किसी प्रकार का भूमि उर्वरकता की नुकसान ना पहुंचे। तो इस प्रकार आप बहुत से अपना करके या नियमित रूप से देखभाल करके उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, कृषि उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं कैसे, या कृषि उद्योग एक दूसरे साथ साथ चलते हैं कैसे? इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि कृषि उद्योग है, कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे पूरक कैसे हैं या एक दूसरे के साथी हैं कैसे हैं? तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो कृषि है उद्योग के बिना और उद्योग कृषि के बिना की संभावनाएं कम है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। आपने देखा है कि उद्योगों लगभग ज्यादा उद्योग कृषि प्रधान उद्योग होते हैं। हर कृषि में जो समय उत्पादन होता है वो उद्योगों पर होता है, जैसे कि आपका कच्चा माल है, आपके धान पैदा हुई तो जीरी का धान का उद्योग है, उसका सेलर है, या आपने देखा कि खेत में से आपका गुआर है, गुआर का कोई फैक्ट्री लगी हुई है, या आपने देखा कि खेत में से जो भी आपकी अनाज आती है वो किसी न किसी, जो कपास है वो आपकी किसी कपास फैक्ट्री में बिनोला कपास लगती है, तो उसके ऊपर आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, या तेल निकालने वाला है या रुई के हैं उद्योग है, वो सारे हमारे कपास के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी सारे उद्योग है ना वो किसी न किसी रूप में कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। और दूसरा देखा जाए तो कृषि भी उद्योगों पर निर्भर करती है, क्योंकि आजकल जो कृषि में औजार या खेत में के जितने भी औजार हैं वो सारे के सारे उद्योगों से प्राप्त हो सकते हैं, चाहे वो लोहे की खुरपी है, चाहे वो खुरपी से लेकर ट्रैक्टर, कंबाइन, कुछ छोटे से लेकर बड़े तक के जो औजार हैं हमारे या संसाधन है वे सारे के सारे उद्योगों से ही प्राप्त होते हैं। एक उन्नत कृषि के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है और उन्नत किस्म के उद्योगों का होना, कृषि का होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार छात्रों हम कह सकते हैं कि एक दूसरे का पूरक है, एक दिन है तो एक रात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक? स्टूडेंट्स वैसे मैं कल के पीरियड में आपको पदार्थ का मानवीय कारक और भौतिक कारक के रूप में आपको बताया था मैंने, लेकिन हम एक बार से फिर इस प्रश्न को आज हम मुख्य जो इसके भाग में उनके ऊपर से चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि प्रभावित करने वाला सबसे साधन है कच्चा माल की उपलब्धता। देखिए स्टूडेंट्स, जहां कच्चा माल ज्यादा उद्योग से किसी बात तो वहीं पर बनाए जाएंगे। इस बात को देखकर उद्योग की स्थिति बनाई जाती है, उद्योग से स्थापित किया जाता है कि कच्चा माल उसके आसपास हो, यातायात का खर्चा ज्यादा उपलब्ध ना हो, या हमें कच्चा माल ही नहीं मिलेगा तो उद्योग हमारा कैसे चलेगा। तो ऐसा देखा जाता है कि कच्चे माल जिस एरिया में वहीं पर उद्योग उगाया जाता है। दूसरा, शक्ति के साधनों की उपलब्धता देखी जाती है कि वहां शक्ति के साधन
जैसे कि कोयला नजदीक है तो वहां फैक्ट्री लगा दी जाए ताकि कोयला ढोने का जो यातायात का वजन है वो ज्यादा ना हो, या बिजली की उपलब्धता है तो बिजली के पास में ही किया जाए। ऐसा ना हो कि हमारा ऐसी जगह पर हम उद्योग लगाते हैं, वहां पर चलो हमारा कच्चे माल की उपलब्धता है लेकिन शक्ति का कोई साधन नहीं है, तो लोग कामयाब नहीं हो पाएगा। नंबर 3 है परिवहन की सुविधाएं। ऐसे भी देखना होता है कि जहां पर हम उद्योग लगा रहे हैं वहां पर परिवहन की सुविधाएं है कि नहीं है। कोई बंजर एरिया में या पहाड़ी एरिया में या ऐसा राजस्थान का ऐसा एरिया में तो उद्योग नहीं लगा रहे जहां पर हमें आने जाने में, कच्चा माल ले आने में और जो हमारा तैयार माल है उसको भेजने में कोई परेशानी हो, तो ये भी हमें देखना पड़ता है। इस बात पर भी हमारे उद्योगों की स्थिति प्रभावित करती है स्थिति कि परिवहन की सुविधाएं कितनी है वहां पर। इसके बाद अगला हमारा सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां भी डिपेंड करती है, जहां पर सरकार अपना उद्योग लगाना चाहती है वहां पर लोगों को कुछ रियायतें दे देती है, सब्सिडीज वगैरह प्रदान कर देती है, और जहां पर इन उद्योगों पर कंट्रोल करना होता है सरकार नीति वहां पर इनको कटाई से पाबंदी लगा देती है या इनके ऊपर ज्यादा टैक्स वगैरह लगा करके उसको बचाया जाता है। इस प्रकार सरकारी नीतियां भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, उनको लोन वगैरह की सुविधा देना या ना देना, इस प्रकार की जो सरकार की पॉलिसी होती है वो काफी डिपेंड करती है। इसके बाद अगला आपका मंडी और बाजारों की उपलब्धता। निकटता कहें या उपलब्धता कहें, आप जितने निकट मंडी बाजार होंगे संसाधन हमारे उतने ही हमारी फैक्ट्री नजदीक बनने का प्रयास होगा ताकि आराम से वहां मंडी से उसके लिए कच्चा माल लिया जा सके और जो तैयार माल होगा आराम से बाजार में दिया जा सके, यातायात का खर्चा कम हो, जिसके कारण जहां पर मंडी और बाजार जिस एरिया में होंगे वहां पर इनको उद्योगों को लगाना आसानी से उपलब्ध है। अगला आपका पूंजी। जहां पर पूंजी आराम से उपलब्ध होगी वहां पर इस उद्योग का लगाया जाना आसानी से संभव है। जिस राज्य में हम पूंजी सरकार सेवाएं दे रही है, बैंक की सुविधा दे रही है, लोन वगैरह दे रही है, वहां पर आराम से उद्योग लगाए जा सकेंगे, और जहां पर हमें ये सुविधा नहीं मिलती वहां पर बहुत मुश्किल है। इसके बाद अनुकूल जलवायु, ये भौतिक कारक है और ये विशेष करके डिपेंड करता है। मैंने छात्रों पहले ही बताया था आपको कि अनुकूल जलवायु का होना अति आवश्यक है। यदि आप सूती उद्योग का कारखाना राजस्थान में लगाएंगे तो वो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहां की जलवायु ही, वहां आपका धागा ही नहीं रुकेगा, वहां धागा टूट जाएगा। और जो हमारे गुजरात है और कर्नाटक है या हमारा महाराष्ट्र है, इसमें सूती उस तरह को उद्योग क्यों कामयाब है? क्योंकि वहां की जलवायु में नमी है और जिसके कारण धागा नहीं टूटता है और वो हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है वहां पर कामयाब है। इसके बाद हमारा श्रमिक, जो श्रम है वो भी हमारे उद्योगों की स्थिति को डिपेंड करता है। जैसे मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग इसलिए कामयाब है क्योंकि मुंबई में श्रमिक काफी मात्रा में सस्ती मजदूरी मिल जाती है, तो सस्ते मजदूर जहां पर मिलेंगे इन उद्योगों को लगाना आसान हो जाएगा। और जहां पर श्रमिक नहीं मिलेंगे तो, क्योंकि जो सूती वस्त्र उद्योग है, कपड़े का उद्योग है, इसमें मजदूरों की काफी जरूरत पड़ती है। इसके बाद अगला आपको उद्योगों की प्रारंभ, जहां पर एक खास बात है, कुदरती बात है, जैसे कि जहां बाजार होता है वहां पर और दुकानें हो जाती है, उसी प्रकार जहां पर ऑलरेडी पहले कोई उद्योग है वहां पर नया उद्योग होना आसानी से हो जाता है, और नए स्थान पर कोई भी उद्योग या फैक्ट्री लगाना बड़ी दिक्कत की बात होती है। इसलिए ये भी एक प्रभावित करता है कि जहां पर ऑलरेडी पहले उद्योग चल रहे हैं वहां पर उद्योग लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ के जो मुख्य प्रश्न थे वे हमने आज किए हैं और आपने इन प्रश्नों को सुना, ध्यान किया, इन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इस चैप्टर की तैयारी करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक लेने का प्रयास करेंगे। इन सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।